Dear students, Assalamu alaikum. This lecture is about mathematics of finance and might possible कुछ लोगों के लिए ये नया टॉपिक हो बट इट्स वेरी इजी. एक्चुअली फाइनेंस के सब्जेक्ट में कुछ फार्मूलाज होते हैं, लेकिन फाइनेंस के सब्जेक्ट में हम उन फार्मूलाज की एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मगर यहाँ पर हम उन्हें मैथमेटिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम उनकी एप्लीकेशन से ज़्यादा डेरिवेशन पे फोकस करेंगे. अब इसमें हमने डिस्कस क्या करना है, बेसिकली किन फार्मूलाज की डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे. अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने बैंक के अंदर एक सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवा दिए. तो अल्टीमेट सी बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके उन पैसों के ऊपर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा. इंटरेस्ट मीन्स सूद. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा वो पैसे बढ़ते जाएंगे. फिर आप चेक कर सकते हैं एक फार्मूला के थ्रू कि एक स्पेसिफिक टाइम पे जाकर वो कितने हो जाएंगे, यानी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी. इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप बैंक के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद डिपॉजिट करवाते जाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं 100 डिपॉजिट करवाता हूँ पहले साल के एंड पे, फिर 100 डिपॉजिट करवाता हूँ दूसरे साल के एंड पे, फिर 100 डिपॉजिट करवाता हूँ तीसरे साल के एंड पे, तो आप किसी भी टाइम पे ये देख सकते हैं कि उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, यानी उन डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता रहा उसको इंक्लूड करके आपके बैंक में टोटल कितने पैसे हो चुके होंगे. तो इससे रिलेटेड फार्मूलाज जो हैं वो हम फाइनेंस में डिस्कस करते हैं. तो उन्हीं फार्मूला की अब एप्लीकेशन से ज़्यादा हम डेरिवेशन को चेक करते हैं मैथमेटिकली. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को और उसकी डेफिनेशन जरा देखते हैं. इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या किसी को लोन दे देते हैं. अल्टीमेट सी बात है, क्योंकि हम कन्वेंशनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो आपने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने पैसे बाउंड किए हैं, तो आप उसके अगेंस्ट उससे कुछ ना कुछ रिटर्न तो चार्ज करेंगे. क्योंकि अगर आप वही पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करते तो आपको प्रॉफिट मिलना था. अब आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आपने जिसको लोन दिया हुआ है अब आप उसी से वो प्रॉफिट चार्ज करेंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं. ठीक है. बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है ये टाइम प्रीमियम को शो करता है कि आपने जितने टाइम के लिए पैसे किसी के हैंड ओवर किए या किसी के पास बाउंड कर दिए या किसी को लोन दे दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, उतने टाइम का आप उससे प्रीमियम भी चार्ज करेंगे, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं. तो इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट इज ए फी विच इज पेड फॉर हैविंग द यूज ऑफ मनी. यानी अगर आपका पैसा कोई और यूज कर रहा है तो वो आपको उसकी फीस के तौर पे इंटरेस्ट पे करेगा. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट का. लेकिन क्योंकि हम कन्वेंशनल फाइनेंस पढ़ रहे हैं, अगर हम इस्लामिक फाइनेंस में जाएंगे तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम में इंटरेस्ट जो है वो हराम है, और कन्वेंशनल फाइनेंस में या नॉन इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट जो है उसकी डीलिंग्स होती हैं. तो क्योंकि हम कन्वेंशनल फाइनेंस के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे. तो इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन तो मैंने बता दिया आपको कि ये एक फीस है जो आप पैसे की यूटिलाइजेशन के अगेंस्ट चार्ज करते हैं. अगर आपने अपना पैसा किसी को दिया है तो आप उससे ये फीस चार्ज करेंगे. ये इंटरेस्ट है. अब एक होता है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? द इंटरेस्ट विच इज पेड सोलली ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल. इट कैन बी कैलकुलेटेड एज I इज इक्वल टू PIN. कैलकुलेशन तो बाद में देखते हैं, पहले इससे देख एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा होता क्या. सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने किसी को 10,000 रुपीज़ दी लोन के तौर पर. ठीक है. अब अगर वो कहता है कि मैं आपको इस पे 10% इंटरेस्ट दिया करूँगा एनुअली, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होगा कि वो आपको हर साल आपने जो उसे लोन दिया था, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने उसे दी थी 10,000, वो हर साल इस 10,000 के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट दिया करेगा. पहले साल भी इस 10,000 का 10%,
दूसरे साल भी इस 10,000 का 10%, तीसरे साल भी इस 10,000 का 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज होती है, और इसे कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आई, कैपिटल आई इज इक्वल टू कैपिटल पी मल्टीप्लाई स्मॉल आई मल्टीप्लाई स्मॉल एन। इनकी एब्रीवेशंस क्या है? जो कैपिटल आई है दैट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट, उसकी परसेंटेज नहीं, सिर्फ अमाउंट, ये कैपिटल आई है। कैपिटल पी इज बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल मैंने बता दिया, अगर आपने किसी को 10,000 का लोन दिया तो वो 10,000 आपका प्रिंसिपल है। अगर आपने बैंक के अंदर 10,000 जमा करवा दिए हैं तो वो 10,000 आपका प्रिंसिपल है। उसके बाद स्मॉल आई, स्मॉल आई बेसिकली इंटरेस्ट रेट को शो करता है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया था कि 10,000 आपने किसी को लोन दिया है और उसने आपसे कहा कि मैं आपको 10% एनुअली इंटरेस्ट दूंगा, तो वो जो परसेंटेज है इंटरेस्ट की 10% इंटरेस्ट रेट है, वो उसे स्मॉल आई से शो करती है, और वो इंटरेस्ट रेट पर पीरियड होता है। यानी उसने 10% एनुअली कहा है ना, तो ये 10% पर एनम है। इसमें पीरियड क्या है? ईयर। वो 10% मंथली भी कह सकता था, 10% क्वार्टरली भी कह सकता था, 10% सेमी एनुअली भी कह सकता था, लेकिन उसने 10% एनुअली कहा है। इसका मतलब है कि इसमें पीरियड क्या होगा? ईयर होगा। तो स्मॉल आई बेसिकली शो करता है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड को। उसके बाद एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी उसने कितने पीरियड्स के लिए लोन लिया है? 3 साल के लिए लिया है, 4 साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिया है, कितने साल के लिए लोन लिया है? तो ये एब्रीवेशन है। और फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, कैपिटल आई, तो आप क्या करें? आप प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें इंटरेस्ट रेट से, और मल्टीप्लाई कर दें जितने पीरियड्स के लिए उसने लोन लिया, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और वो अमाउंट उन सारे पीरियड्स की टोटल होगी। अगर 3 साल के लिए लोन लिया है तो वो 3 साल की टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपने लोन नहीं दिया किसी को, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। यू डिपॉजिट $6,000 इनटू ए बैंक टुडे एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% फॉर 1 ईयर। यानी आपने आज एक बैंक के अंदर 6,000 डिपॉजिट करवाए, और एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%, और आपने 1 साल के लिए जमा करवाया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आपने सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैपिटल आई इज इक्वल टू कैपिटल पी इंटू आई इंटू एन। ठीक है। अब ये कैपिटल पी क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट। वो क्या है? आपने जितने इनिशियली डिपॉजिट करवाए 6,000, तो 6,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। स्मॉल आई क्या है? इंटरेस्ट रेट। वो कितना है? 9%, और ये इंटरेस्ट रेट एनुअल है। ठीक है। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट रेट एनुअल है तो फिर नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो भी एनुअल्स में ही होंगे, ईयर्स ही होंगे। तो वो वैल्यू उसने बता दी है कि 1 ईयर। ठीक है। एन कितना आपका? 1 ईयर, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। तो यहाँ आई की जगह 9% आएगा। अब 9% को बेसिकली कैसे लिखते हैं? 9 डिवाइड 100। परसेंट को जब सॉल्व करते हैं तो डिवाइड 100 हो जाता है। तो 9 डिवाइड 100 बेसिकली क्या होता है? 0.09। तो ये आपका इंटरेस्ट है। मल्टीप्लाई एन, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स। यहाँ पर पीरियड्स बेसिकली ईयर्स हैं। कितने साल हैं? 1 साल, तो 1। इसे सॉल्व करेंगे, 6,000 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास $540 आ जाएगा। यानी आपको 1 साल बाद $540 का इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, सिंपल इंटरेस्ट, ये उसकी अमाउंट। तो ये सिंपल सा फार्मूला था सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट शुड द टोटल अमाउंट बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी आपने आज 6,000 डिपॉजिट करवाए और 1 साल बाद आपको उसके ऊपर 540 का इंटरेस्ट मिला, तो बताएं अब आपके बैंक में टोटल कितनी अमाउंट होगी? तो सिंपली वो कितनी होगी? उस अमाउंट को कैपिटल ए से शो करते हैं,
एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल P यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कैपिटल I यानी सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपका कितना था 6000 और आपको एक साल बाद उस पर इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी मिली थी 540। तो टोटल आपके पास कितने पैसे होंगे 6540 6540। तो ये आपकी टोटल अमाउंट होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू PIN। और अगर आपने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी तो उसके लिए A इज इक्वल टू P प्लस I ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और बेसिकली हम जितनी भी डिपॉजिट्स करवाते हैं या बैंक से लोन लेते हैं या बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बेसिकली सारा काम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रहा होता है। सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने बता दिया, लेकिन जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। हमने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी? सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन थी कि द इंटरेस्ट विच इज पेड सोनली ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। के प्रिंसिपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे भी मिलेगा प्लस द प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। और अगर आपका पिछले किसी साल में इंटरेस्ट भी मिला था उस प्रिंसिपल पे तो उससे नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल पे भी मिलेगा और पुराने इंटरेस्ट की अमाउंट पे भी मिलेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको आप यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपने आज बैंक में 1000 डिपॉजिट करवाया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट भी, और ये एनुअल है। एक साल बाद आपके बैंक में 1000 का 10% इंटरेस्ट कितना होता है 100। एक साल बाद आपके अकाउंट में 100 इंटरेस्ट आ जाएगा, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 1100। फिर सेकेंड ईयर में फिर आपको 10% मिलेगा, लेकिन वो 10% अब आपके प्रिंसिपल पे नहीं बल्कि प्रिंसिपल पे भी मिलेगा और साथ में इंटरेस्ट की अमाउंट पे भी मिलेगा, यानी 1000 पे भी मिलेगा और 100 जो उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट पड़ी थी उस पे भी मिलेगा। 1000 का भी 10% और 100 का भी 10%। तो टोटल आपको इंटरेस्ट 1000 पे नहीं 1100 पे मिलेगा। कंपाउंड अमाउंट जितनी आपकी टोटल अमाउंट पड़ी होगी प्रिंसिपल प्लस पुराना जितना भी इंटरेस्ट पड़ा होगा उस पे इंटरेस्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड अमाउंट और कंपाउंड अमाउंट एक ही चीज है कि आपके जिस टाइम आपको इंटरेस्ट मिलना है उस टाइम आपके बैंक में टोटल जितने पैसे पड़े होंगे प्रिंसिपल प्लस जो भी इंटरेस्ट वगैरह पड़ा होगा उस सब के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या था? जो सिर्फ प्रिंसिपल पे ही मिलता है, चाहे पहले साल चाहे दूसरे साल चाहे तीसरे साल, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की एक एग्जांपल देखते हैं। For example, you deposit $6,000 into a bank today at an annual interest rate of 9% compounded annually for 3 years. Compounded annually का मतलब है कि वो आपको हर साल बाद मिलेगा, लेकिन यहाँ पर compounded annually लिखने की एक और रीज़न दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ऊपर सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल में अगर देखें तो सिर्फ एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% लिखा है, उसके साथ कंपाउंडेड एनुअली नहीं लिखा होगा, तो इससे पता चल रहा था ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ लिखा हुआ है 9% कंपाउंडेड एनुअली, तो इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है फॉर 3 इयर्स। यानी आपने आज बैंक के अंदर 6000 डिपॉजिट करवाए, 9% एनुअल इंटरेस्ट रेट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 3 साल के लिए डिपॉजिट करवाए आप। कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि 3 साल में आप टोटल कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए कैलकुलेशन में। इसके फर्स्ट कॉलम में तो ईयर रखा, 0 बेसिकली
टुडे को शो कर रहा है, आज को, जिस वक्त आपने 6000 डिपॉजिट करवाया। उसके बाद जब एक साल गुजर जाएगा तो ये पहले साल का एंड आ जाएगा 1 पे, फिर एक साल और गुजर जाएगा तो दूसरे साल का एंड आ जाएगा 2 पे, फिर एक साल और गुजर जाएगा तो तीसरे साल का एंड आ जाएगा 3 पे। तो आपने 3 साल के लिए जमा करवाए हैं, यानी तीसरे साल के एंड तक। ठीक है, अब देखते हैं कि होगा क्या। जब आप आज 6000 बैंक में जमा करवाएंगे तो अभी तो आप जमा करवा रहे हैं, उस वक्त तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जिस वक्त जमा करवा रहे हैं। इंटरेस्ट तो एनुअल है ना, साल बाद मिलेगा ना। तो जिस वक्त जमा करवा रहे हैं जीरो पीरियड पे, टुडे, उस वक्त तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 6000 मल्टीप्लाई 0%, इंटरेस्ट की अमाउंट जीरो होगी और आपके बैंक में उस वक्त कितना पड़ा होगा, जितना जमा करवाया 6000। तो आज आप बैंक में 6000 जमा करवा रहे हैं तो आज ही चेक करेंगे तो आपके बैंक में 6000 ही होगा। उसके बाद जब एक साल गुजरेगा तो फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस अमाउंट में मिलता है, जिस टाइम पे आपको वो इंटरेस्ट मिलना है उस टाइम पे आपके बैंक में जितने पैसे पड़े होंगे, चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, उस सब के ऊपर मिलेगा। तो जब एक साल गुजरेगा और पहले साल का एंड आएगा तो उस वक्त तो आपके बैंक पे सिर्फ 6000 ही पड़ा होगा ना, जो आपने जमा करवाया था जीरो पीरियड पे। तो उसके ऊपर 9% मिलेगा। तो 6000 का 9% कितना होगा, 540। ठीक है, तो टोटल आपके बैंक में कंपाउंड अमाउंट मीन्स टोटल कितनी अमाउंट हो जाएगी, 6000 आपका अपना प्रिंसिपल प्लस 540, तो टोटल हो जाएंगे 6540। ठीक है, उसके बाद जब एक और साल गुजरेगा और सेकेंड ईयर का एंड आ जाएगा तो फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9%। और अब 9% इंटरेस्ट इस वक्त जितने बैंक में पैसे पड़े होंगे उन सब पे मिलेगा। तो उस वक्त कितने पड़े हो गए हैं, 6540। तो 6540 पे 9% इंटरेस्ट मिलेगा और वो कितना होगा, 588.6। तो बैंक में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 6540 तो पहले का पड़ा हुआ है प्लस 588.6 मजीद इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का। तो टोटल कितनी अमाउंट हो जाएगी, 7128.6। उसके बाद जब एक और साल गुजरेगा और थर्ड ईयर के एंड आ जाएगा तो फिर आपके बैंक में 7128.6 जो पड़ा हुआ उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट मिलेगा और वो कितना होगा, 641.57। और आपके बैंक में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 7128.6, ये जो सेकेंड ईयर के एंड तक आपके बैंक में जमा हुए थे, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट आया 641.57। तो टोटल आपके बैंक में हो जाएंगे 770.17। तो आपने आज 6000 जमा करवाया 9% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो तीसरे साल के एंड पे आपके बैंक में 7770 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ से सिंपली या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट की अमाउंट के, 6000 जमा करवाया था और 3 साल बाद आपके बैंक में 7770 रुपये हो गए हैं। तो 7770 माइनस 6000, तो 1770 आपका इंटरेस्ट है जो आपको 3 सालों में मिला। अगर ऐसे नहीं करना तो इस तरह कर लें कि आप इंटरेस्ट के कॉलम को ऐड कर लें, तीनों सालों का इंटरेस्ट ऐड करें तो वो भी कितना होगा, 1770 रुपये डॉलर्स, क्योंकि हमने डॉलर करेंसी यूज की है। तो 1770.17 डॉलर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट होगी टोटल 3 सालों की। तो यही उसकी रिक्वायरमेंट थी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम कंपैरिजन करते हैं जरा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जरा कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यू डिपॉजिट $6000 into a bank today at an annual interest rate of 9% for 3 years। अब मैंने 9% के साथ कंपाउंडेड एनुअली खुद से नहीं लिखा, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब 6000 आपने आज जमा करवाया और 3 साल के लिए जमा करवाया और 9% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सॉल्व करें तो यही एग्जांपल हमने अभी ऊपर सॉल्व की है, 6000 3 years 9% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट देख लें, जीरो पीरियड पे जिस वक्त जमा करवाया उस वक्त तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। फर्स्ट ईयर में 540, सेकेंड ईयर में 588, थर्ड ईयर में 641। तो वही अमाउंट्स हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर लिख ली। फर्स्ट ईयर में 540, सेकेंड ईयर में 580, थर्ड ईयर में 641 और उसका टोटल कितना था, 1770।
और सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो वो कैसे कैलकुलेट होना था? हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। तो जिस वक्त हमने जीरो पीरियड पे पैसे जमा करवाए होंगे उस वक्त तो इंटरेस्ट नहीं मिला होगा, इंटरेस्ट तो साल बाद मिलेगा ना, एनुअल है। तो जब पहले साल का एंड आया होगा तो फिर इंटरेस्ट मिला होगा कितना? इस प्रिंसिपल अमाउंट का 9%, 6000 मल्टीप्लाई 9%। तो 6000 का 9% कितना होता है? कैलकुलेट कर लें, 6000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 100 तो 540 आ जाएगा। फिर जब एक और साल गुजरेगा तो फिर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी किस पे मिलेगा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है वो भी सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलेगा, 6000 पे मिलेगा। 6000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 100 वो भी 540। उससे अगले साल फिर हमें 540, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलना है। तो तीनों सालों के इंटरेस्ट टोटल करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है 1620। तो यहाँ पर नोट करें कि सेम सिनेरियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट ज़्यादा आ रही है और सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट कम है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल रहा है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ पुराने इंटरेस्ट की अमाउंट पे भी मिलता जा रहा है, इसलिए इसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखनी है आपने, द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, रेट की बात नहीं कर रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट ये वाली जो टोटल आई है ये ज़्यादा होगी सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट से, इस वाली से। हमेशा जिस भी सिनेरियो में आप कंपाउंड और सिंपल दोनों से कंपेयर कर रहे हैं तो कंपाउंड की अमाउंट ज़्यादा ही आएगी सिंपल से। और लॉजिकल सी बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी मिलता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सिंगल पेमेंट कंपटीशंस। सिंगल पेमेंट कंपटीशंस के अंदर के बेसिकली हम कंपाउंड अमाउंट को पहले डिस्कस करते हैं। कंपाउंड अमाउंट मींस फ्यूचर वैल्यू। इसे सिंगल पेमेंट कंपटीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक अमाउंट को चेक करते हैं कि वो फ्यूचर में फलां पीरियड पे जाकर कितनी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे सिंगल पेमेंट कंपटीशन कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक अमाउंट को डील कर रहे हैं। अब कंपाउंड अमाउंट बेसिकली क्या है? फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, यानी टोटल आपके बैंक में कितने पैसे हो जाएंगे फ्यूचर में, वो कंपाउंड अमाउंट है। द कंपाउंड अमाउंट आफ्टर वन पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड एज। अगर आपने एक साल के बाद की कंपाउंड अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना किसी सिंगल अमाउंट की, तो उसका फार्मूला ये लिखा होगा। ये फार्मूला बेसिकली कंपाउंड अमाउंट जो है, एस जो है वो कंपाउंड अमाउंट को शो कर रहा है, और उसके साथ जो वन लिखा हुआ ये शो कर रहा है कि एक साल बाद की कंपाउंड अमाउंट। उसका फार्मूला क्या लिखा है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। अब यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि अब हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो सारी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होगी। वो सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जितनी भी डिस्कशन हो रही है आगे वो सारी की सारी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होगी, और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। तो यहाँ पर आफ्टर वन पीरियड जो कंपाउंड अमाउंट है उसका फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अपनी प्रीवियस एग्जांपल में देखें, इस वाली में कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जांपल में जो हमारा पहले साल का कंपाउंड अमाउंट थी, वो जो एस था, एस फर्स्ट ईयर का कितना था? 6540। ये कैसे कैलकुलेट हुआ था? 6000 ये क्या था? हमारा प्रिंसिपल प्लस ये 540। ये 540 कैसे आया था? ये इंटरेस्ट था। कैसे कैलकुलेट हुआ था? 6000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहले साल की कंपाउंड अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट हुई? प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट। तो ये आपकी पहले साल की कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है। तो नीचे मैंने उसी एग्जांपल की वैल्यूज लेके इसे शो भी कर दिया कि ये वही वाला है। 6000 प्रिंसिपल प्लस 0.09 मल्टीप्लाई 6000 इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, तो आपके पास वही 6540 आ जाएगी कंपाउंड अमाउंट फर्स्ट ईयर की।
अब इस फॉर्मूला में, क्योंकि मैंने बताया था कि हम इसमें फार्मूलाज की एप्लीकेशन से ज़्यादा उनकी डेरिवेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं ना हम इसको, तो हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा है इसके एब्रीविएशंस पहले तो देख लेते हैं। S स्टैंड्स फॉर कंपाउंड अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, पहले भी बता दिया मैंने, स्मॉल I इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड। पर कंपाउंडिंग पीरियड मीन्स कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और पर पीरियड अगर सालाना है तो पर ईयर, अगर क्वार्टरली है तो पर क्वार्टर। तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली सिंपल माइंड में रखें, जो स्मॉल आई है वो इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट को। तो अब वही फार्मूला मैंने दोबारा लिख लिया यहाँ पर, S1 इज इक्वल टू पी प्लस आई पी। अब इसमें से मैंने P प्लस आई पी में से P कॉमन ले लिया, तो जब P कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इस P की जगह 1 आ जाएगा, प्लस इस P की जगह 1, और वो 1 I से मल्टीप्लाई होगा तो I आ जाएगा। तो हमारे पास S1 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई, ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, या आफ्टर 1 ईयर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी सिंगल वैल्यू की या किसी सिंगल अमाउंट की, ठीक है, सिंगल पेमेंट की या सिंगल प्रिंसिपल कह लें, एक ही बात। नाउ द कंपाउंड अमाउंट आफ्टर 2 पीरियड्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये तो हमने फर्स्ट आफ्टर 1 पीरियड देखा ना फॉर्मूला। अब आफ्टर 2 पीरियड्स अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो वो भी हम अपने अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जांपल से ले लेते हैं। अब ये पहले साल की कंपाउंड अमाउंट थी, अब ये दूसरे साल की है, सेकंड पीरियड की, कितनी है 7128.6। ये कैसे कैलकुलेट हुई, 6540 क्या था, आपके पहले साल की कंपाउंड अमाउंट, जिसे हम S1 कह सकते हैं। तो S1 प्लस ये 588, ये 588 कैसे आया था, 588 बेसिकली पहले साल की कंपाउंड अमाउंट यानी S1 को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करने से आया था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड ईयर की या सेकंड पीरियड की कंपाउंड अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होती है, S1 प्लस S1 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया। सेकंड पीरियड की कंपाउंड अमाउंट कैसे कैलकुलेट की, S1 प्लस S1 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब सिंपली मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में यानी ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसमें मैंने S1 की जो वैल्यू है वो पुट कर दी। अब S1 की वैल्यू मीन्स कि S1 का ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, S1 किसके इक्वल है, P इंटू 1 प्लस आई। तो मैं इस फॉर्मूला में S1 की जगह P इंटू 1 प्लस आई लिख दूंगा। तो इस फर्स्ट S1 की जगह P इंटू 1 प्लस आई आ गया, उसे मैंने येलो हाईलाइट कर दिया ताकि क्लियर हो जाए, प्लस आई आ गया, और आई के साथ जो S1 है उसकी जगह भी मैंने P इंटू 1 प्लस आई रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास ये सेकंड पीरियड की कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। अब इसको मजीद शॉर्ट करना है तो बड़ा सिंपल है, P1 प्लस आई प्लस आई इंटू P1 प्लस आई, इन दोनों में से P1 प्लस आई को कॉमन ले लेते हैं। तो P1 प्लस आई जब कॉमन होगा तो इस P1 प्लस आई की जगह 1 आ जाएगा, प्लस और ये P1 प्लस आई की जगह 1 आएगा, और वो 1 आई से मल्टीप्लाई होकर आई रह जाएगा। हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई, ये जो कॉमन होकर बाहर आया था, इंटू 1 प्लस आई। और अगर इसे हम मजीद शॉर्ट कर लें तो जब 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है जब x से मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर अगर ना लिखी हो 1 होती है, तो x मल्टीप्लाई x, तो पहले x की पावर 1 और दूसरे x की पावर 1, 1 प्लस 1 2, तो x स्क्वेयर हो जाता है। तो x मल्टीप्लाई x, x स्क्वेयर हो जाता है। इसी तरह 1 प्लस आई, इसकी पावर अगर नहीं लिखी तो वो क्या होगी 1, और इस 1 प्लस आई की पावर अगर नहीं लिखी तो क्या होगी 1। तो जब 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स 1 प्लस 1 वो ऐड हो जाएंगी, तो पावर क्या हो जाएगी 2। तो शॉर्ट करने से क्या बना, S2 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई पावर 2। ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आ गई सेकेंड पीरियड की या आफ्टर 2 पीरियड्स कंपाउंड अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि इन दी अबव फार्मूला, ये जो फार्मूला हमने फाइंड किया है, इस फार्मूला में दी एक्सपोनेंट 2, ये जो पावर लिखी है 2,
इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। ये बेसिकली नंबर ऑफ पीरियड्स है। अगर हम क्वेश्चन एनुअली कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, अगर क्वेश्चन सेमी एनुअली कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ सेमी एनुअल्स होंगे, अगर क्वेश्चन मंथली कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ मंथ्स होंगे। ये बेसिकली जो पावर है ये नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो क्योंकि हम अभी सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं तो पीरियड सिर्फ ईयर ही ले रहे हैं, तो बेसिकली इसे हम कह सकते हैं कि ये जो पावर 2 है ये बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि हम जो कंपाउंड अमाउंट निकाल रहे हैं या जो फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी सेकंड पीरियड के एंड पे, यानी 2 पीरियड्स के बाद की निकाल रहे हैं ना। तो जिस पीरियड की कंपाउंड अमाउंट निकाल रहे हैं या जिस पीरियड के एंड पे जो कंपाउंड अमाउंट निकाल रहे हैं, अगर मैं सेकंड ईयर के एंड पे कंपाउंड अमाउंट निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर पावर 2 ही यूज़ करूँगा। तो अगर सिमिलरली मैं थर्ड ईयर के एंड पे कंपाउंड अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ S3, तो यहाँ पर पावर कितनी होनी चाहिए? लॉजिकली 3 होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने S1 निकालना था तो यहाँ पर 1 प्लस आई की पावर क्या थी? 1 थी, जो कि मैंने लिखी नहीं। जब S2 निकालना है तो उसके फॉर्मूले में पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। जब S3 निकालना होगा तो पावर कितनी आनी चाहिए? 3। S4 के लिए पावर कितनी आनी चाहिए? 4। और अगर मैंने Sn निकालना है तो पावर क्या आनी चाहिए? n आनी चाहिए। तो ये जनरल फार्मूला बना सकते हैं हम यहाँ से। तो हमने इससे एक जनरल फार्मूला बना लिया। वो क्या बना कि कंपाउंड अमाउंट किसी भी पीरियड की निकालनी हो, nth पीरियड की, दैट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर वही पीरियड n। अगर आप 9th पीरियड की निकाल रहे हैं यानी 9th ईयर के एंड पे कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपने, तो यहाँ पर पावर कितनी होगी? 9 होगी। तो ये आपके पास कंपाउंड अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू का फाइनल फार्मूला बन गया। Sn इज इक्वल टू p रेस्ट टू पावर p इंटू 1 प्लस आई रेस्ट टू पावर n। अब हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखें हमने कंपाउंड अमाउंट भी साथ साथ कैलकुलेट कर ली थी। यानी 6000 आज डिपॉजिट करवाया था 9% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से और 3 साल के लिए, और चेक साथ साथ ये भी करते गए थे कि तीसरे साल के एंड तक हमारे बैंक में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे। वो कितने हो गए थे? 7770। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप किया था। अब क्योंकि हमने कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला बना लिया तो हम अब इसी को डायरेक्टली कैलकुलेट करके देखते हैं और चेक करते हैं हमारे पास आंसर 7770 आता है या नहीं आता। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया उसमें यही वैल्यूज पुट करते हैं उसी एग्जांपल की, एग्जांपल 1.2 की। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना था उसमें? कंपाउंड अमाउंट थर्ड ईयर के एंड पे। तो S3 कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था? 6000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना था? 9%। 9% मीन्स 9 डिवाइड 100 यानी 0.09। और पावर कितनी आनी चाहिए? क्योंकि S3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो पावर 3 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास S3 कितना है? एग्जैक्टली उतना ही है, 7770। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपने आज बैंक में 10,000 जमा करवाए और बैंक ने आपको 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर किया, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 12वें साल के एंड पे आपके बैंक में कितने पैसे हो जाएंगे, तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करें। इसमें प्रिंसिपल रखें 10,000, इंटरेस्ट रेट रखें 7% और एन कितना रखें? 12। तो आपके पास डायरेक्टली वो अमाउंट आ जाएगी। वो बेसिकली कंपाउंड अमाउंट है, या उसे हम फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में चेक कर रहे हैं ना कितने हो जाएंगे पैसे। ओके, अब उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू हमने डिस्कस कर ली, अब जरा प्रेजेंट वैल्यू को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू मींस प्रिंसिपल अमाउंट। पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट के थ्रू कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट की थी, अब हम कंपाउंड अमाउंट के थ्रू प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट आप आज जमा करवा रहे हैं ना बैंक में, तो ये प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट वैल्यू भी है। ठीक है, और कंपाउंड अमाउंट जो थी वो आप फ्यूचर में चेक कर रहे थे ना कितने पैसे हो जाएंगे, तो वो फ्यूचर वैल्यू थी। प्रिंसिपल अमाउंट को हम प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं और कंपाउंड अमाउंट को हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर देखें हम उसी फॉर्मूला से जो हमने यहाँ पर जनरेट किया था कंपाउंड अमाउंट का, उसी फॉर्मूला से हम प्रिंसिपल अमाउंट का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? अगर हमने इस फॉर्मूला में p कैलकुलेट करना है तो ये 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n p से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? p इज इक्वल टू Sn डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n।
तो ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट का या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम टेस्ट कर लेते हैं उस एग्जांपल को, ये जो हमने अभी सॉल्व की थी। इस एग्जांपल में प्रिंसिपल 6000 था, इंटरेस्ट रेट 9% था और पावर कितनी थी 3। तो हमारे पास कंपाउंड अमाउंट कितनी आई थी 7770 रुपये। अब हम यही कंपाउंड अमाउंट यूज कर लेते हैं, यही इंटरेस्ट रेट यूज कर लेते हैं और यही पावर यूज कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल 6000 आता है या नहीं आता। तो इस फॉर्मूला में जो प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला या प्रेजेंट वैल्यू का, इसमें हमने SN यानी कंपाउंड अमाउंट की जगह वही 7770 रख दिया, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की जगह 0.09 रख दिया और n जो था वो 3 रख दिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे 1 प्लस 0.09 ये हो जाएगा 1.09, 1.09 की पावर 3 लें और फिर 7770 में को डिवाइड कर दें उससे, तो आपके पास एग्जैक्टली प्रिंसिपल कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा 6000। ठीक है, तो इस तरह हम कंपाउंड अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर प्रिंसिपल दिया हो तो कंपाउंड कैलकुलेट कर लें, अगर कंपाउंड अमाउंट दी हो तो प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लें। ईजी है। अगर इसे कॉन्सेप्चुअली देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप आज बैंक में 6000 डिपॉजिट करवा रहे हैं, यहाँ पर देखें, अगर आप आज बैंक में 6000 डिपॉजिट करवा रहे हैं तो 9% के हिसाब से 3 साल बाद आके बैंक में 7770 हो जाएंगे। ये कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है। और प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या बता रहा है कि अगर आप तीसरे साल के एंड पे 7770 बैंक से निकलवाना चाहते हो, या आप चाहते हैं कि बैंक में आपके इतने पैसे तीसरे साल के एंड पे जमा हो चुके हो, टोटल हो चुके हो, जबकि इंटरेस्ट रेट 9% और 3 साल का आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया, तो बताएं आज आप कितने डिपॉजिट करवाएंगे। क्योंकि डिपॉजिट करवाए बगैर तो बैंक में नहीं ना जमा हो सकते। आप चाह रहे हैं कि बैंक आपको आपके अकाउंट में 7770 रुपये कर दे तीसरे साल के एंड पे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको जमा तो करवाना पड़ेगा ना आज 3 साल पहले। तो वो कितना जमा करवाना पड़ेगा प्रिंसिपल 6000। ये प्रिंसिपल अमाउंट है जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है आपने कि जो आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है यानी जो कंपाउंड अमाउंट होती है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट यानी प्रेजेंट वैल्यू से बड़ी होती है। उसकी रीज़न क्या है, बड़ी सिंपल सी रीज़न है, क्योंकि कंपाउंड अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू जो होती है उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो चुका होता है फ्यूचर में जाके, जबकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ होता। अगर आप आज बैंक में 6000 जमा करवा रहे हैं तो उसमें आज तो इंटरेस्ट कोई नहीं ऐड हुआ, लेकिन 3 साल बाद जब आप उसकी कंपाउंड अमाउंट देखेंगे, उसकी फ्यूचर वैल्यू देखेंगे, तो वो कितनी थी 7770। वो बड़ी हो गई क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो चुका है ना 1770 रुपये का। तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से बड़ी होती है, क्योंकि आपकी फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट शामिल होता है और प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। ठीक है, अब हम जरा क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू डिपॉजिट $5000 into a bank today at an annual interest rate of 6% compounded annually. What should the compound amount or future value be at the end of 4th year? तो यहां पर देखें, आपने 5000 आज बैंक में जमा करवाना है, बैंक आपको 6% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। तो बताएं 4th ईयर के एंड पे आपके बैंक में कितने पैसे हो जाएंगे। अब हमने कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर लिया, SN इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। अब हम बेसिकली 4th ईयर के एंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो S4 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, जमा कितना करवा रहे हैं आज 5000, मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 6%, 6% मीन्स 6 डिवाइड 100 0.06 रेज टू पावर। 4th ईयर के एंड पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, S4 है तो पावर भी 4 होगी। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6312। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैं रीड नहीं करता, वो अंडरस्टूड सी बात है, साथ ही लिखेंगे। तो ये आपके पास 4th ईयर के एंड पे इतने जमा हो चुके होंगे पैसे, जिसमें से 5000 आपका अपना होगा, बाकी का जो 1312 रुपये हैं वो आपका इंटरेस्ट होगा 4 ईयर्स में जो आपने अर्न किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज
द कंपाउंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर इज 7,000. What should the today's principal amount यानी present value be if the annual interest rate is 5% compounded annually? अब उसने कंपाउंड अमाउंट दे दी है, इंटरेस्ट रेट बता दी है और पीरियड बता दी है, और उसने कहा है जी कैलकुलेट करें प्रिंसिपल अमाउंट आज की यानी प्रेजेंट वैल्यू. तो सिंपल हमने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज कर लिया, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला था उसमें कंपाउंड अमाउंट जो दी हुई है उसने 7,000 वो पुट कर दी, और 1 प्लस आई की जगह ये जो इंटरेस्ट रेट 5% है 0.05 वो पुट कर दिया, और एन कितना था 6 ईयर्स, यहाँ पर 6 लिख दिया. तो आपके पास आज की प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 5,223. यानी आज आप इतनी प्रिंसिपल जमा करवाएंगे तो आपको 6th ईयर पे एंड पे, तो आपके 6th ईयर के एंड पे बैंक में 7,000 एक्यूमुलेट हो चुकी होंगी. इसी क्वेश्चन को हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं. अभी तो हमने इस एंगल से रीड करके सॉल्व किया ना, तो सोल्यूशन वही रहेगा, सिर्फ उसका सिनेरियो चेंज कर रहा हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को हम यूं भी लिख सकते हैं, सपोज यू वांट टू विदड्रॉ $7,000 एट द एंड ऑफ 6th ईयर फ्रॉम ए बैंक, सो हाउ मच शुड यू डिपॉजिट टुडे एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली. यानी विदड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना चाहते हैं बैंक से, डिपॉजिट जमा करवाना होता है, विदड्रॉ निकलवाना होता है. आप 6th ईयर के एंड पे बैंक से 7,000 रुपये निकलवाना चाहते हैं, तो बताएं आज कितने जमा करवाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट 5% हो. तो एक ही बात है कि आप कंपाउंड अमाउंट आपकी 7,000 है 6th ईयर के एंड पे, 5% इंटरेस्ट रेट है, आज की प्रिंसिपल निकाल लें. ठीक है, तो सोल्यूशन वही रहेगा. ये थी हमारी सिंगल पेमेंट कंपटीशन, जिसमें हम एक पेमेंट चेक करते हैं कि डिपॉजिट करवाने के बाद वो फ्यूचर में कितनी हो जाती है, या ये चेक करते हैं कि फ्यूचर की एक पेमेंट जो है जो हम निकलवाना चाहते हैं बैंक से, उसके अगेंस्ट हमें आज प्रिंसिपल कितनी जमा करवानी पड़ेगी. ठीक है, अब नेक्स्ट है एनविटी. एनविटी बेसिकली क्या होती है? एन एनविटी इज अ सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स. यानी एक पेमेंट नहीं करनी, यानी एक दफा डिपॉजिट नहीं करवाना. अगर बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, पीरियोडिकली डिपॉजिट करवाना आपने. सीरीज है ये पूरी की पूरी. फॉर एग्जाम्पल यू डिपॉजिट $500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स. ये एक एनविटी की एग्जाम्पल है, क्योंकि आप 500 डिपॉजिट करवा रहे हैं हर साल के एंड पे, और अगले 4 साल तक, यानी पहले साल के एंड पे भी 500 डिपॉजिट करवाएंगे, दूसरे साल के एंड पे भी 500 डिपॉजिट करवाएंगे, तीसरे साल के एंड पे भी 500 डिपॉजिट करवाएंगे, और चौथे साल के एंड पे भी 500 डिपॉजिट करवाएंगे. ठीक है, तो ये अब एक सीरीज ऑफ पेमेंट बन गई है, पीरियोडिक पेमेंट. ठीक है, सेम अमाउंट है सब पेमेंट्स की, और पीरियोडिकली हर साल आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो ये एनविटी होती है. सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स को एनविटी कहते हैं. अब पहले तो हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने कंपाउंड अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, जो हम सब एक दफ़ा डिपॉजिट करवाते हैं अमाउंट उसकी. लेकिन ये जो सीरीज़ है जो हम हर साल डिपॉजिट करवा रहे हैं, इसकी अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकाल लेंगे? उसे हम कहते हैं सम ऑफ एन एन्युटी. ठीक है, सिंगल कंप्यूटेशन में, सिंगल पेमेंट वाले में हमने फ्यूचर वैल्यू को क्या कहा था? कंपाउंड अमाउंट. और जो एन्युटी है इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू को क्या कहते हैं? सम ऑफ एन एन्युटी. ठीक है, इसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी भी कह देते हैं, या इसे सम ऑफ एन एन्युटी भी कहते हैं. अब एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या चीज़ है. फॉर एग्जांपल यू डिपॉजिट $100 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years इनटू ए बैंक एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली. यानी आपने बैंक के अंदर 100 रुपया जमा करवाना है हर साल के एंड पे अगले 3 साल तक. यानी फर्स्ट ईयर के एंड पे भी 100 डिपॉजिट करवाना है, सेकेंड ईयर के एंड पे भी 100 डिपॉजिट करवाना है, थर्ड ईयर के एंड पे भी 100 डिपॉजिट करवाना है. यहां पर एक चीज नोट करें, टुडे आज वो कुछ जमा नहीं करवा रहा. उसने यहाँ आज के पीरियड में कुछ भी जमा नहीं करवाया. वो कह रहा है कि आपने जमा कब करवाना है? 100 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years. तो इस वक्त प्रेजेंट पे कौन सा पीरियड चल रहा है? 0 पीरियड. तो नेक्स्ट 3 years कौन से होंगे? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. और उसने कहा उनके एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर के एंड पे और थर्ड ईयर के एंड पे आपने 100 डिपॉजिट करवाना है.
फिर उसने रिक्वायरमेंट क्या रखी है, व्हाट शुड द सम बी एट द टाइम ऑफ लास्ट डिपॉजिट। लास्ट डिपॉजिट आपका कब होगा, थर्ड ईयर के एंड पे। यानी वो पूछ रहा है कि थर्ड ईयर के एंड पे आपके बैंक में टोटल कितना सम हो चुका होगा, कितने पैसे जमा हो चुके होंगे आपकी अपनी ओरिजिनल अमाउंट्स मिला के प्लस उन पे जो इंटरेस्ट मिलता रहा वो मिला के। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं। वो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ शुरू में डिस्कस किया था, उसके बाद जितनी भी डिस्कशन हो रही है सिंगल पेमेंट कंप्यूटेशन, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी और आगे भी जितनी होगी उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट ही डिस्कस हो रहा है। अब यहाँ पर जो सम का मतलब मैंने बता दिया कि सम मीन्स टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग ऑल डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अमाउंट। अब हम सॉल्व करते हैं कि तीसरे, अगर मैं पहले साल के एंड पे 100 जमा करवाऊँ, दूसरे साल के एंड पे 100 जमा करवाऊँ, तीसरे साल के एंड पे 100 जमा करवाऊँ, तो तीसरे साल के एंड पे मेरे बैंक में टोटल कितने पैसे हो चुके होंगे। 300 तो मैंने जमा करवा दिया, 100 तो 300 के ऊपर अब इंटरेस्ट भी तो मिलता रहा होगा। पहले वाले 100 पे इंटरेस्ट मिला होगा, फिर दूसरे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे नहीं मिला होगा, क्योंकि तीसरे वाला तो आपने जमा करवाया तीसरे साल के एंड पे, और तीसरे साल के एंड पे चेक कर रहे हैं कितने पैसे हो जाएंगे। लेकिन पहले वाले 200 के ऊपर तो आपको इंटरेस्ट मिला होगा ना, तो टोटल कितने पैसे आके बैंक में हो चुके होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम इसे लॉजिकली सॉल्व करके देखते हैं ना, इसका फार्मूला तो बाद में देखेंगे। लॉजिकली कैसे सॉल्व होगा, बड़ा सिंपल है। पहले साल आपने 100 जमा करवाया, अब गौर करिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट की थी उसमें हमने जो फार्मूला यूज किया था एस का, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i रेज्ड पावर है। वो पिछली एग्जाम्पल्स के अंदर हमने वो जो डिपॉजिट करवाए थे वो टुडे डिपॉजिट करवाए थे, आज जीरो पीरियड पे। लेकिन यहाँ पर ये जो पहले वाला 100 डिपॉजिट हो रहा है ये पहले साल के एंड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर पहले साल के एंड पे डिपॉजिट हो रहा है और तीसरे साल के एंड पे चेक करना है कितने पैसे हो गए बैंक में, तो कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर। पहले साल के एंड पे डिपॉजिट हुआ, पहले साल का एंड मीन्स दूसरे साल का स्टार्ट हो चुका है, और दूसरे साल का यहाँ पर जाकर एंड हो जाएगा, एक साल का इंटरेस्ट। फिर दूसरे साल का एंड मीन्स तीसरे साल का स्टार्ट हो गया, तीसरे साल का यहाँ पर जाकर 3 पे एंड हो जाएगा, यानी 2 साल का इंटरेस्ट। तो पहले साल के एंड पे अगर आप कोई पैसे जमा करवा रहे हैं तो तीसरे साल के एंड तक आपके पैसों को कितने साल गुजर चुके होंगे, सिर्फ 2 साल। बड़ा आसान तरीका कैलकुलेट करने का। आपने पहले साल के एंड पे डिपॉजिट करवाए और चेक करना चाह रहे हैं तीसरे साल के एंड पे कितने हो चुके होंगे, तो एन कितना है, इनके दरमियान गैप कितना है, कितने सालों का गैप है। तो सिंपली 3 - 1 कर दें, 2 पीरियड्स का गैप। तो इसमें आपका एन कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर हमने जो एस एन कैलकुलेट किया था ये वाला, यहाँ पर मैंने कहा था 6000 आपका प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट रेट और पावर 3 लिखी थी। वो पावर क्यों 3 लिखी थी, क्योंकि आप तीसरे साल के एंड पे चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट कब करवाया था आपने, जीरो पीरियड पे। तो 0 से 3 के एंड तक काउंट करेंगे तो कितने साल बनेंगे, 3 ईयर। 3 - 0 3। लेकिन जब आप पहले साल के एंड पे जमा करवाएंगे तो फिर तीसरे साल के एंड पे कितने साल बनेंगे, 2 साल। 3 - 1 2 ईयर्स। तो मैं जो अब एनविटी के अंदर वो यूज कर रहा हूँ वही कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला, तो उसमें पावर मैं 2 लिखूंगा यहाँ पर। यानी जो पहले साल के एंड पे 100 डिपॉजिट करवाया वो तीसरे साल के एंड तक कितना हो जाएगा, वो इस कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया, वो आ जाएगा 121। यानी फर्स्ट वाला 100 जो है ये तीसरे साल के एंड पे 121 हो चुका होगा, यानी इसमें 21 रुपए का इंटरेस्ट ऐड हो चुका होगा। और जो दूसरे साल के एंड पे हमने 100 डिपॉजिट करवाया, अब वो तीसरे साल के एंड तक उस पर कितने साल इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ 1 साल। 3 - 2 1 ईयर। तो पावर क्या लिखी, 1। तो 100 मल्टीप्लाई वही कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला यूज किया, इंटरेस्ट रेट 10% एसपी, मैंने 10/100 करके 0.10 लिखा है, पावर 1 रखी, तो ये आ जाएगा 110। तो जो 100 हमने दूसरे साल के एंड पे डिपॉजिट करवाया वो तीसरे साल के एंड पे कितना हो जाएगा, 110। और फिर जो 100 हमने तीसरे साल के एंड पे जमा करवाया और तीसरे साल के एंड पे चेक कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है उस टाइम तो इंटरेस्ट नहीं ना मिलना। आप तीसरे साल के एंड पे 100 डिपॉजिट करवा कर तीसरे साल के एंड पे चेक कर रहे हैं वो कितना हो गया, तो वो तो उतना ही रहेगा, 100 ही रहेगा। और अगर आप मैथमेटिकली देखें तो तीसरे साल के एंड पे जमा करवा कर तीसरे साल के एंड पे चेक कर रहे हैं तो एन कितना होगा, पावर कितनी होगी, 3 - 3 0।
तो पावर आपकी 0। तो जब 1 प्लस 0.10 की पावर 0 रख देंगे तो आपका पूरा आंसर ही 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। तो 1 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 ही आ जाएगा। तो ये आपकी तीनों हंड्रेड्स की कंपाउंड अमाउंट्स होंगी तीसरे साल के एंड पे, और इनको टोटल कर लें तो ये टोटल पैसे आपके बैंक में सम हो चुके होंगे तीसरे साल के एंड पे, 331 रुपये, $331। अब ये तो था इसका लॉजिकल सोल्यूशन जो हमें एग्जांपल मिली थी यहाँ पर, कि अगर हम हर साल के एंड पे यानी नेक्स्ट 3 इयर्स में हर साल के एंड पे 100 डिपॉजिट करवाएं तो तीसरे साल के एंड पे हमारे बैंक में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, वो ये हमारे पास आ गया 331 रुपये हो जाएंगे। ये लॉजिकल सोल्यूशन है। अब क्योंकि हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं तो हम इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे और उसकी डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगी। अब इसके फॉर्मूला की डेरिवेशन करनी है तो बड़ी सिंपल है। हमने 331 निकाला ना सम टोटल, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 2, वो यहाँ पर लिख दिया, प्लस क्योंकि इन तीन आंसर्स का सम करके 331 आया ना, और ये तीनों आंसर्स कैसे कैलकुलेट हुए, ये फर्स्ट वाला जो 121 है ये 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.10 पावर 2 से आया, वो लिख दिया, प्लस ये 110 कैसे आया था, ये 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.10 की पावर 1 से आया, वो लिख दिया, प्लस ये तीसरे वाला 100 कैसे आया था, ये 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.10 की पावर 0 रखने से आया था, वो पुट कर दिया यहाँ पर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई 331 कैसे कैलकुलेट होके आया था आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको रीअरेंज कर लिया। मैंने ये 100 इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 0 को पहले लिख लिया, फिर 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 1 प्लस 0.10 की पावर सॉरी 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.10 की पावर 1, इसको सेकंड जगह पे लिख लिया, और ये जो था 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.10 की पावर 2, इसको एंड पे ले गए। इस इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अगर लिखा हो 1 प्लस 2 प्लस 3, उसे मैं लिख दूं 3 प्लस 2 प्लस 1, तो आंसर तो वही देगा ना, आंसर तो चेंज नहीं होगा। तो मैंने बस इसको रीअरेंज कर दिया, सीक्वेंस बना दिया, पहले 0 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर 2 पावर है। ठीक है, अब यहां पर ये जो 1 प्लस 0.10 की पावर 0 है, हमें पता है कि ये पावर 0 होने की वजह से ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, और 1 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो नेट रिजल्ट क्या बचेगा 100, तो हम इसको 100 ही लिख लेते हैं। तो हमने पहले वाले को सॉल्व करके 100 लिख लिया, और बाकी वाले दोनों वैसे ही आ गए, जिसमें पहले पावर 1 थी फिर पावर 2 थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कुछ एब्रीवेशंस रख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या होगा, एन्युटी पेमेंट। एन्युटी पेमेंट मीन्स कि आप हर साल जो डिपॉजिट करवा रहे थे 100, वो एन्युटी पेमेंट है। 100 बेसिकली एन्युटी पेमेंट है, तो उसे हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। उसके बाद स्मॉल आई, वही इंटरेस्ट पर पीरियड, इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर रेट लिख लें। उसके बाद एन, नंबर ऑफ एन्युटी पेमेंट्स। ठीक है, एन बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो उसे नंबर ऑफ एन्युटी पेमेंट्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स भी कह सकते हैं। उसके बाद एस एन, एस एन मीन्स सम या फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी एट द एंड ऑफ nth पीरियड। ठीक है, ओके, ये हमने एब्रीवेशंस बना लिए। अब हम एब्रीवेशंस के हिसाब से डेरिवेशन करते हैं। मैंने यही वाली जो इक्वेशन ऊपर थी यहीं से कंटिन्यू करता हूँ अपने डिस्कशन को, और इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, उसके बाद अब इनके एब्रीवेशंस लिखता हूँ यहाँ पे। अब ये जो 331 था ये बेसिकली क्या था, सम था, और सम को हमने किससे डिनोट किया, सम को हमने एस एन से डिनोट किया। एन क्या है, बेसिकली जिस पीरियड के एंड पे आप चेक कर रहे हैं सम, वो है। तो यहाँ पर ये जो 331 है ये किस पीरियड के एंड पे हमने चेक किया था, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ लास्ट डिपॉजिट, और लास्ट डिपॉजिट क्या था, थर्ड ईयर का एंड, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है
3 पेमेंट्स कर रहे हैं ना नेक्स्ट पीरियड में फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे। तो तीसरी पेमेंट जो लास्ट पेमेंट है उसका पीरियड कौन सा बनता है? तीसरा साल। ठीक है, तो ये जो 331 है ये तीसरे साल के एंड पे है जो लास्ट पेमेंट हुई थी। यहाँ पर ये जो 331 है वो बेसिकली सम कौन सा है? थर्ड पीरियड के एंड पे, तो S3 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 100 बेसिकली क्या था? एनविटी पेमेंट, तो उसकी जगह मैंने R लिख दिया, 100 की जगह R प्लस इस 100 की जगह R और 1 प्लस 0.10, ये जो 0.10 ये क्या था? इंटरेस्ट रेट, उसकी जगह मैंने स्मॉल आई लिख दी और पावर 1 लिख दी, यानी 100 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 1 की जगह मैंने R इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1 लिख दिया, फिर प्लस और इस 100 की जगह R आ गया और 1 प्लस इस रेट की जगह उसका इंटरेस्ट रेट का सिंबल लगा दिया मैंने और पावर 2 लिख दी यहाँ पर। ये हमारे पास एब्रीविएशंस आ गए इस इक्वेशन के। उसके बाद हम इस फार्मूला को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये फार्मूला जो बना है ये बेसिकली एनविटी का सम करेगा थर्ड ईयर के एंड पे, और थर्ड ईयर के एंड पे अगर आपने एनविटी का सम निकालना है, और दूसरी चीज ये नोट करें कि एनविटी की पेमेंट्स भी कितनी थी इस क्वेश्चन में? कितने हंड्रेड्स थे? 300 थे, 3 पेमेंट्स थी। तो ये जो यहाँ पर 3 लिखा है ये बेसिकली पीरियड्स को भी शो कर रहा है और पेमेंट्स को भी शो कर रहा है। पेमेंट्स भी 3 ही है और साल भी 3 ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि ये जो n होता है दैट इज नंबर ऑफ एनविटी पेमेंट्स, इन्हें एनविटी पेमेंट्स भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज नोट करें कि आपने जो थर्ड ईयर की या थर्ड 3 पेमेंट्स के हिसाब से जो सम निकालना था उसके लिए लास्ट पे पावर कितनी शो हो रही है? 2। और अगर मैंने यहाँ पर SN कैलकुलेट करना हो n पेमेंट्स का या n पीरियड्स का, तो उसके लिए पावर यहाँ पर क्या आनी चाहिए? n-1, क्योंकि 3 के लिए पावर आ रही है 2 यानी 3-1, तो n के लिए पावर कितनी आनी चाहिए? n-1। इस हिसाब से मैं इस फॉर्मूला को SN पे अप्लाई कर सकता हूँ, यानी SN सम ऑफ एनविटी फॉर n पेमेंट्स के लिए फॉर्मूला बना सकता हूँ। वो कैसे बनेगा? SN इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लिख लिया, R प्लस R इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1 प्लस R इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस R इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर n-1, क्योंकि पेमेंट्स आपकी कितनी है या नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? n, तो उसके लिए यहाँ पर पावर कितनी आएगी लास्ट पे? n-1। तो इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ये इक्वेशन ए है। ठीक है, ये बाद में हम यूज करेंगे। उसके बाद अब मैंने क्या किया, इक्वेशन की राइट साइड में से मैंने r को कॉमन निकाल लिया। जब r बाहर आ गया कॉमन, तो जहां जहां r है वहां वहां 1 आ जाएगा, तो इस r की जगह इस r की जगह 1 आ जाएगा, प्लस इस r की जगह 1 आ जाएगा, और वो जब 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1 ही रह जाएगा, प्लस इस r की जगह 1 आएगा, और वो जब 1 प्लस आई रेस्ट पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आई रेस्ट पावर 2 हो जाएगा, प्लस सो ऑन। इसी तरह इस r की जगह भी 1 आ जाएगा, और 1 जब 1 प्लस आई रेस्ट पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 1 प्लस आई रेस्ट पावर n-1 रह जाएगा। तो r कॉमन लेने से आपके पास इक्वेशन की ये फॉर्म बन गई। ठीक है, r बाहर आ गया कॉमन। अब मैंने इक्वेशन की दोनों साइड्स को 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इस लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1, तो वो SN के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू, अब 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1 को इस राइट साइड पूरी से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1 और राइट साइड पूरी की पूरी मैंने ब्रैकेट में लिख दी। ठीक है, जितनी भी थी R से लेके n-1 तक। अब उसके बाद मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा से नीचे रीराइट कर दिया, और मैंने हाईलाइट कर दिया कि क्या क्या मल्टीप्लिकेशन होनी है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें ये SN जो है, जब पावर 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 1 प्लस आई काफ़ी है। तो SN पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो SN आ जाएगा, प्लस SN जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी आई से मल्टीप्लाई होगा तो ISN आ जाएगा। ठीक है, तो SN प्लस ISN। अब इक्वेशन की राइट साइड पे आ जाए, वहां पर क्या होगा,
वहां पर जब 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, 1 और r, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं r और 1। तो या 1 प्लस आई को r से मल्टीप्लाई कर दें या 1 प्लस आई को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो रिजल्ट क्या बचेगा, r इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1, फिर ये वाला प्लस आएगा यहाँ पे, फिर 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 जब 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई रेज टू पावर 2, क्योंकि जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो जब 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 ये वाला जब इस 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 प्लस रेज टू पाई रेज टू पावर 1 प्लस आई रेज टू पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस जब 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आई रेज टू पावर 2 से, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3 पावर हो जाएगी, 1 प्लस रेज टू पावर 1 प्लस आई रेज टू पावर 3 हो जाएगा। प्लस सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा। प्लस जब 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 से, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, सिर्फ n रह जाएगा, 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद। उसके बाद अब हमने राइट साइड पे जो r है जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दोबारा से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए सबके साथ। तो r अंदर जितने भी 1 प्लस आई दिए हुए हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम इक्वेशन बी का नाम दे देंगे। तो हमारे पास पहले एक इक्वेशन ए आई थी, अब इक्वेशन बी आ गई है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन ए को इक्वेशन बी में से माइनस कर देंगे बस। अब इक्वेशन बी को मैंने लिखा पहले यहाँ पर, ये ऊपर जो लिखी है ये इक्वेशन बी है। मैंने इसमें ज़रा डिस्टेंस डाले हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेफ्ट साइड पे एस एन प्लस आई एस एन इज इक्वल टू आर, ये सारा फार्मूला प्लस ये एन तक लिख दिया मैंने। उसके बाद ये जो सेकंड लाइन है ये इक्वेशन ए है, ऊपर इक्वेशन बी थी, नीचे इक्वेशन ए है। अब इक्वेशन ए मैंने पूरी लिख दी, लेकिन उसके साइंस जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर नोट करें, इक्वेशन ए में एस एन के साथ भी पॉजिटिव साइन था, इस आर के साथ भी पॉजिटिव था, इस आर के साथ भी पॉजिटिव था, इस आर के साथ भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव थे, इस आर के साथ भी पॉजिटिव था। तो वो सारे साइंस जब हम माइनस करने जा रहे हैं इक्वेशन को तो वो सारे साइंस नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब एस एन के साथ भी साइन नेगेटिव हो गया, इस आर के साथ भी नेगेटिव हो गया, इस आर के साथ भी नेगेटिव हो गया, इस आर के साथ भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और इस आर के साथ भी नेगेटिव हो गया। लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले जो 1 प्लस आई है वो नहीं माइनस होगा। ठीक है, उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है मैथमेटिकली। अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो चुका होता तो फिर अगर हम बाद में माइनस कर रहे होते तो फिर अंदर जितने भी साइन होते थे वो सारे चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो ब्रैकेट में दिया हुआ पार्ट 1 प्लस आई रेज टू पावर 1, तो हम उसे अभी सॉल्व नहीं कर रहे, तो इसलिए सिर्फ बाहर वाले जितने भी साइन है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन लिख दी n-1 तक जो इक्वेशन ए थी। अब माइनस करना है, तो यहाँ पर देखें जो मैंने रेड कर दी है कलर ये सेम है, तो ये माइनस हो जाएंगे, एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएंगे। पॉजिटिव एस एन माइनस एस एन जीरो हो गया, ये प्लस आई एस एन वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस आर वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये आर ये पावर 1 से लेके आर और सो ऑन कहाँ तक, एन तक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, ये लास्ट टर्म क्या है, 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी, आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1। लास्ट टर्म अगर एन है तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी, एन माइनस 1। ठीक है, यानी पावर 1 से पावर एन माइनस 1 तक की सारी टर्म्स, ये नीचे वाली इक्वेशन की पावर 1 से पावर एन माइनस 1 तक की सारी टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि साइन इनके ऑपोजिट है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रिमेनिंग एंड पे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, प्लस आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, ये रह जाएगा। अब हमारे पास नेट रिजल्ट क्या बचा, आई एस एन इज इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, ये तो माइनस जीरो है, लिखने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद प्लस आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर है, तो ये हमारे पास आ गया।
इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। ये माइनस आर मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ, यानी पहले r इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर n लिख लेता हूँ, फिर माइनस आर लिख लेता हूँ, एक ही बात है। यानी अगर मैं -2 +1 को +1 -2 लिख दूँ, रिजल्ट तो वही रहेगा। तो जस्ट मैंने रीअरेंज कर दिया जहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से r इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर n माइनस आर, इसमें से r को कॉमन निकाल लिया। जब r कॉमन आ जाएगा तो फिर इस r की जगह 1 और वो 1 प्लस आई रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आई रेज टू पावर n ही रह जाएगा, और माइनस का साइन वैसे आ जाएगा और इस r की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई एस एन इज इक्वल टू r इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्योंकि एस एन कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है एनवीटी का, तो ये आई जो है ये एस से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, आर को मैं सेपरेट बाहर मल्टीप्लीकेशन में लिख लूँ और बाकी का फॉर्मूला अंदर लिख लूँ, तो एक ही बात है। आप 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 5 कर लें या 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 5 कर लें, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने फाइनल शेप बना ली फॉर्मूला, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, जिसमें एस एन क्या है, सम ऑफ एनवीटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी, आर क्या है, एनवीटी पेमेंट, और आई इंटरेस्ट रेट है, और एन क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट्स या नंबर ऑफ ईयर्स भी कह सकते हैं। यानी अगर आप 10 पेमेंट्स की निकाल रहे हैं सम, या 10वें साल के एंड पे निकाल रहे हैं सम, तो ये n 10 होगा सम के साथ भी, और यहाँ भी n जो है वो 10 होगा, क्योंकि मैंने शुरू में इसके एब्रीविएशन बता दिया था कि n जो है वो नंबर ऑफ पेमेंट्स भी हो सकती है, नंबर ऑफ पीरियड्स भी हो सकते हैं। अब हम अपनी उसी एग्जांपल को जिसको हमने लॉजिकली टेबल में सॉल्व किया था और उसका आंसर 331 आया था, यहाँ पर जहाँ से हमने ये फॉर्मूला शुरू किया था, इसमें ये 331 आया था, ये इस एग्जाम्पल को। अब इसी एग्जाम्पल को अब टेबल से करने की जरूरत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हम डायरेक्टली सम निकाल लेते हैं। उसने कहा था आप 100 डिपॉजिट करवाएंगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years इनटू ए बैंक एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट शुड बी द सम या फ्यूचर वैल्यू एट द टाइम ऑफ लास्ट डिपॉजिट। लास्ट डिपॉजिट आपका 3rd ईयर के एंड पे हो रहा है, तो आप ईयर्स के चक्कर में ना पड़े, सिंपली ये माइंड में रखें कितनी पेमेंट्स हैं, 3 पेमेंट्स हैं, 3 सालों में 3 पेमेंट्स होंगी ना 100 की, तो 3 पेमेंट्स एन आपका क्या होगा 3, और आपका आर यानी एनविटी पेमेंट कितनी है 100, एन कितना है 3, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। अब हम डायरेक्टली सम निकाल लेते हैं एनविटी का उस फॉर्मूला से जो हमने ड्राइव किया, ये वाला। अब हमने एस एन की जगह S3 लिखा, क्योंकि हमने 3 पेमेंट्स के हिसाब से सम निकालना है ना। दैट इज इक्वल टू आर के 100, एनविटी पेमेंट 100 है, 1 प्लस आई की जगह 10% आ जाएगा, 10 डिवाइड 100 यानी 0.10, और एन कितना है वही 3 नंबर ऑफ पेमेंट्स, -1 डिवाइड 0.10। तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले 1 प्लस 0.10 करूंगा, 1.1 आ जाएगा, उसकी पावर 3 लेंगे तो 1.331 आ जाएगा, -1 डिवाइड 0.10, फिर 1.331 में से -1 किया 0.331 आ गया, उसे डिवाइड किया 0.10 से तो 3.31 आ गया, उसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एग्जैक्टली 331 आ गया। तो ये आपके पास एनविटी सम का फॉर्मूला ये वाला, इससे आप डायरेक्टली एनविटी का सम निकाल सकते हैं या एनविटी की फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखें डिटर्मिनिंग द साइज ऑफ एन एनविटी। एनविटी साइज बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पर इसी में देखें, हम अभी फ्यूचर वैल्यू एनविटी निकाली ना हमने 331, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये जो एस है ये बेसिकली सम ऑफ एनविटी है, और ये जो आर है ये बेसिकली साइज ऑफ एनविटी है। एस सम ऑफ एनविटी जिसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी कहते हैं, और आर क्या है साइज ऑफ एनविटी। तो बेसिकली साइज अगर कैलकुलेट करना है तो मींस आर कैलकुलेट करना है। तो इसी फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, इसी फॉर्मूला में अगर आर कैलकुलेट करना हो तो ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, उसे दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देंगे एस एन से, तो हमारे पास आर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से हमने आर का फॉर्मूला बना लिया यहाँ पर, ठीक है। आर इज इक्वल टू एस एन डिवाइड पूरी वाली जो पूरा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ था वो नीचे आ गया, तो ये आर का फॉर्मूला है। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमें पता है इस क्वेश्चन में हमारी आर की वैल्यू क्या थी 100, एस कितना कैलकुलेट हुआ 331। अब हम एस को 331 पुट करके देखते हैं, यहाँ पर 331 पुट किया और बाकी की सारी वैल्यूज वही रखी, 1 प्लस 0.10 इंटरेस्ट रेट 10% था, रेस्ट पावर 3 -1 डिवाइड 0.10, और सॉल्व किया इसको, तुम्हारे पास
आर कितना आएगा, एग्जैक्टली 100 ही आएगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आर का फॉर्मूला है, साइज ऑफ एन एनविटी। ठीक है, ये तो थी फ्यूचर वैल्यू या सम ऑफ एनविटी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी को डिस्कस करते हैं, वो क्या होती है। वो बिल्कुल सिंपल, उसमें इतनी डेरिवेशन नहीं, क्योंकि डेरिवेशन वाला काम हमने कर लिया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी में बेसिकली the present value of an annuity is an amount of money today which is equivalent to a series of equal payments in the future। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपने यू विल डिपॉजिट $100 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years, यानी आप अगले 4 साल, आज अगर 0 पीरियड है तो अगला साल कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 1 ईयर के एंड पे 100 डिपॉजिट करवाएंगे, सेकंड ईयर के एंड पे 100 डिपॉजिट करवाएंगे, थर्ड ईयर के एंड पे 100 डिपॉजिट करवाएंगे, फोर्थ ईयर के एंड पे 100 डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, तो वो चौथे साल के एंड पे, फोर्थ ईयर के एंड पे टोटल कितने हो जाएंगे, वो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आपने सम कैलकुलेट करना है, सम ऑफ एनविटी, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूं कह दूं कि आपने पहले साल के एंड पे 100 विदड्रॉ करवाना है बैंक से, दूसरे साल के एंड पे 100 विदड्रॉ करवाना है बैंक से, तीसरे साल के एंड पे 100 विदड्रॉ करवाना है बैंक से, और चौथे साल के एंड पे 100 विदड्रॉ करवाना है बैंक से, तो बताएं आज कितने डिपॉजिट करवाएंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा, उस एनविटी की, क्योंकि पेमेंट्स तो सेम सेम एक सीरीज बनी हुई है ना, पीरियोडिक तो है तो एनविटी, लेकिन उसकी अब क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू, कि आज डिपॉजिट कितने करवाने पड़ेंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी है। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू विदड्रॉ $100 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years फ्रॉम ए बैंक एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट शुड द प्रेजेंट वैल्यू बी टुडे और हाउ मच शुड यू डिपॉजिट टुडे। यानी आपने पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे और तीसरे साल के एंड पे 100 विदड्रॉ करवाना है बैंक से, तो बताएं आज कितने डिपॉजिट करवाएंगे, और इंटरेस्ट रेट उसने कितना दे दिया, 10%। तो अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बड़ा सिंपल है। हमने याद होगा सिंगल पेमेंट कंप्यूटेशन में प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाया था। वो क्या था, P इज इक्वल टू एस एन डिवाइड 1 प्लस आई रेस्ट पर एन। एस एन क्या था, एस बेसिकली कंपाउंड अमाउंट थी, सम को कह सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूला में एस एन की जगह वो जो हमने एस एन का फॉर्मूला बनाया हुआ है यहाँ पर, एस एन बेसिकली एनविटी में किसको शो कर रहा था, यहाँ पर ये सम ऑफ एनविटी को। तो एस एन की जगह ये जो उसका पूरा फॉर्मूला है आर इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर एन माइनस 1 डिवाइड आई, ये पुट कर देते हैं बस। तो यहाँ एस एन की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट कर लिया, ये 1 प्लस आई रेस्ट पावर एन डिवाइड हो रहा है, इसको जब डिनोमिनेटर के ऊपर लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा r इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर एन माइनस 1 डिवाइड आई मल्टीप्लाई 1 प्लस आई रेस्ट पावर एन। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का। ठीक है, अब हम जो एग्जांपल दी थी उसने वो सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के एंड पे 100 विदड्रॉ करवाना है, यानी 3 पेमेंट्स हैं हमारे पास, r 100 है और n कितना है, 3, n नंबर ऑफ पेमेंट्स है ना एनविटी में, और इंटरेस्ट रेट 10% है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की जगह या प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में आर की जगह 100 पुट कर दिया, इंटरेस्ट रेट की जगह मैंने 0.10 यानी 10% पुट कर दिया, पावर 3 पेमेंट्स हैं 3 लिख दिया, माइनस 1 डिवाइड आई की जगह 0.10 और ब्रैकेट में 1 प्लस आई की जगह 0.10 और पावर वही n 3 आ जाएगा, नंबर ऑफ पेमेंट्स। पहले ऊपर वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया, -1, फिर उसके बाद नीचे वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर 1.331 में से -1 किया, फिर नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया और इनको डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 248.7। यानी आज अगर मैं बैंक में 248.7 डिपॉजिट करवाऊंगा तो मैं बैंक से पहले साल के एंड पे 100, दूसरे साल के एंड पे 100 और तीसरे साल के एंड पे 100 विदड्रॉ करवा सकता हूँ। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि जमा मैं 248 करवा रहा हूँ और निकलवाऊंगा मैं 300, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि आपने जमा 248 करवाया और 3 सालों में 100 करके निकलवाना है, तो उस 248 पे इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा, तो इसलिए आप निकलवा सकते हैं 100। अब
इसमें भी डिटर्मिनिंग द साइज ऑफ एन एनविटी है, यानी आर अगर कैलकुलेट करना हो प्रेजेंट वैल्यू के सिनेरियो में, एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू में आर अगर कैलकुलेट करना हो। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट वर्दी है कि जब आपके पास फ्यूचर वैल्यू दी हुई थी एनविटी की, तो उसमें जब आर कैलकुलेट करना था तो आपने आर का फार्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी से बनाया के फार्मूले से बनाया था, एस एन सी। लेकिन अब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एनविटी गिवन है, अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी के सिनेरियो में आर कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी के फार्मूले से बनाना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का फार्मूला है, इसमें अगर आर कैलकुलेट करना है तो अब इस ब्रैकेट को दूसरी तरफ जाकर पी से डिवाइड कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। यानी अगर आपने एनविटी पेमेंट निकालनी हो जब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी गिवन हो तो इस फार्मूला से निकालनी है, और अगर आपने एनविटी पेमेंट निकालनी हो जब आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी गिवन हो तो फिर आपने इस फार्मूला से निकालनी है, ये जो है। ठीक है, तो अब हम पहले अपना ये क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी निकालनी थी। अब देखें हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी यहां पर ये अभी एग्जांपल सॉल्व की ना हमने, एग्जांपल 1.4 जिसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी निकाली थी 248। ये इसमें देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी हमारे पास 248 आई थी और पेमेंट कितनी थी 100। अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी 248 रखें और पेमेंट कैलकुलेट करके देखें आर के फार्मूले से तो वो एग्जैक्टली 100 आनी चाहिए इस फार्मूला से। ठीक है, ये फार्मूला हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी के फार्मूला से ड्राइव किया है। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पी की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी कितनी रखी है हमने 248, ये और बाकी चीज़ें सारी वही, इंटरेस्ट रेट वही 10%, पावर वही 3। तो हमारे पास आर देखें कैलकुलेट होके कितना आया, एग्जैक्टली 100 आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी के थ्रू पेमेंट कैलकुलेट करना, पेमेंट की अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, तो ये वो कुछ फार्मूलाज थे जो हम फाइनेंस में फ्यूचर वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यूज के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ये उनकी डेरिवेशंस थी, ये कैसे ड्राइव हुए हैं मैथमेटिकली, बड़े सिंपल है। आप ज़रा लॉजिकली थोड़ा सा साथ साथ देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो टोटल 6 फार्मूलाज हैं जो मैंने फाइनल लिखे हैं, एक ये फाइनल फार्मूला, एक ये, थर्ड वन ये वाला, फोर्थ वन ये वाला, उसके बाद एक ये वाला फिफ्थ वन, और एक ये वाला सिक्स्थ वन। ये 6 फार्मूलाज हैं टोटल, और जिनमें से सिर्फ ये एनविटी की जो फ्यूचर वैल्यू थी उसकी डेरिवेशन ज़रा लेंथी है, और वो भी सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें ये जो डेरिवेशन गिवन है, बाकी तो सिंपल है, बाकी तो कुछ फार्मूलाज एक दूसरे से कैलकुलेट हो रहे हैं। अब मैंने इसमें कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं, 6 क्वेश्चंस हैं ये वाले। मैंने हर क्वेश्चन के एंड पे उसका आंसर लिख दिया ताकि आप अपने आंसर को कंपेयर कर सकें, और उस क्वेश्चन के शुरू में हिंट भी दे दिया है ये सिंगल पेमेंट का है या एनविटी का क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन को पढ़ के गौर से ये किस टॉपिक के, उस टॉपिक के फार्मूलाज को देख के अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ करके आंसर कैलकुलेट करके आंसर्स के साथ टैली करना है। ये 6 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन 6 क्वेश्चंस को लॉजिकली समझ के सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आ गया। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ स्लोली ताकि आप ये क्वेश्चंस रीड कर लें, वैसे पीडीएफ में भी ये क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। बेसिकली क्वेश्चंस 4 हैं, लेकिन इनमें 2 क्वेश्चंस के 2-2 पार्ट हैं, तो इसलिए ये टोटल 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा।